जय हिंद फ्रेंड, हमारे YouTube चैनल अली एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली सीरीज की पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड कि जो मध्यकालीन इतिहास है ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैंने बताया था फ्रेंड, ये जो 712 जब भारत पर अरबों के आक्रमण काल और जो मुगल काल तक का जो काल है वो मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। तो इसमें हम चर्चा करते हैं फ्रेंड, तो फर्स्ट वीडियो है ये। तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी और अरब की क्या स्थिति थी और ये आक्रमण क्यों होता है और क्या इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो इसमें हम देखें कि भारत पर जब हम अरबों का आक्रमण के समय देखें अरब की स्थिति, तो फ्रेंड भारत जो अरब क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार हो चुका था। यानी जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो वहाँ की जो जनता थी या वहाँ का क्षेत्र था वो कैसा धर्म था फ्रेंड, वहाँ इस्लाम धर्म था। तो किसी भी अगर आप धर्म की शिक्षा देखेंगे तो उसका वर्चस्व यही होता है कि वो कोई भी धर्म का प्रचार करें। जैसे हिंदू चाहता है तो हिंदू भी अपने धर्म की अच्छी बड़ाई करेगा, या ईसाई हो या कोई भी धर्म हो तो वो अपना, या राजा रहा हो तो वो उसी धर्म के समक्ष ज़्यादा उसको प्रभुत्व देता है। तो इसी को लेकर इसमें जब अरब का आक्रमण होता है भारत क्षेत्र पर, तो ये भारत पर इस्लाम का प्रचार भी करना चाहते हैं। एक इसका रीज़न ये भी है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनका क्या क्या उद्देश्य था, तो इनका इस्लाम का प्रचार करना ये भी एक उद्देश्य माना जाता है। तो इसमें हम देखें तो भारत पर पहले अरब वासियों ने आक्रमण किया। तो ये जो आप प्रायद्वीप देखते हो फ्रेंड, ये प्रायद्वीप, ये अरब का प्रायद्वीप है। वैसे ये मैप में छोटा दिखता होगा, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये भारत से भी बड़ा है, यानी भारत का जो दक्षिण भारत है उससे बड़ा है ये अरब का प्रायद्वीप। तो अरब के प्रायद्वीप में अगर यहाँ जो फ्रेंड, यहाँ जो शासन था वो था, एक खलीफा होते हैं। इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है खलीफा का पद। ये सुल्तान से भी बड़ा होता है। सुल्तान को भी खलीफा से अनुमति लेनी होती है कि मैं ये सुल्तान या यहाँ का राजा बन सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ फ्रेंड जो भी आप देखोगे, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, सभी खलीफाओं से अनुमति लेते हैं, उपाधि प्राप्त करते हैं। तो खलीफा और खलीफा जो फ्रेंड, पहले जो खलीफा की शुरुआत है, मैं जब इस्लाम धर्म का एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा इस खलीफाओं की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ। जब इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब का जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो उत्तराधिकारी बनते हैं, जैसे खलीफा में देखें तो अली और अबू बकर सिद्दीक, ये खलीफा बनते हैं। तो खलीफा की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये जो है अल्लाह का प्रतिनिधि, खलीफा को अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता है। यानी अल्लाह के बाद या नबी के बाद इनका पद होता है, बहुत बड़ा होता है, और जो भी सुल्तान होता है इनसे अनुमति लेनी होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे जो पहले जो खलीफाओं की शुरुआत मदीना से होती है फ्रेंड, क्योंकि जो मोहम्मद साहब की मृत्यु, वफात और उसका धार्मिक क्षेत्र लगभग मदीना रहा है उनकी, और जो मृत्यु भी दफनाए गए थे, मदीना में दफनाए गए थे। तो पहले राजधानी मदीना रहती है, लेकिन इस्लाम धर्म का बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार हो चुका था। लेकिन आपको पता होगा कोई भी राजधानी सेंटर में बनती है, तो सेंटर में बनाने के लिए ये राजधानी ले जाते हैं यहाँ मदीना से दमिश्क जो वर्तमान में सीरिया की राजधानी है। तो दमिश्क यहाँ की राजधानी होती है। तो यहाँ जो खलीफा हैं, अब खलीफा वलीद हैं। ये वंश भी आपको पता होना चाहिए, उमादी वंश के खलीफा हैं यहाँ, उमादी वंश के खलीफा हैं वलीद। तो ये यहाँ खलीफा हैं और इनके जो इराकी गवर्नर हैं हजाज, इनके अंडर में ये पूरे अरब प्रायद्वीप पर या इस क्षेत्र पर अधिकार है। जैसे हम इसका, मैं आपको क्षेत्र बताऊं तो फ्रेंड, यहाँ मिस्र तक इसका विस्तार था। ऊपर देखें तो टर्की देश तक
पश्चिम में देखें तो कैस्पियन सागर तक और दक्षिण में देखें तो सिंध प्रदेश तक इसका क्षेत्र टकराता था, यानी इसकी सीमाएं लगती थी। इतने बड़े क्षेत्र पर इनका अधिकार था और ये इस पर अधिकार भी करते हैं। सिंध प्रदेश पर भी हम स्थिति पढ़ेंगे क्यों इन पर आक्रमण होता है और इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसमें हम देखें फ्रेंड, तो मैं इसमें अब हमारा जो थ्योरी सेक्शन और जो क्वेश्चन है जहाँ से पूछे जाते हैं वो स्टार्ट होंगे। उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से देखनी है। तो दमिश्क के राज जो खलीफा हैं वलीद हैं और इनका वंश है उमादी है। मैं आगे बताऊंगा, ये उमादी वंश आगे कई खलीफाओं में बढ़ जाता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो इसके इराकी गवर्नर होते हैं, जो आप यहाँ श्रीलंका को सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था। यहाँ से पहले जो नाव के थ्रू दास भेजे जाते थे ये इराकी ये जो खलीफा वलीद है वहाँ उस क्षेत्रों में। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, मैं इसमें आपको बता देता हूँ। तो ये नाव के थ्रू इनको भेजा जाता था और देवल क्षेत्र पड़ता है यहाँ सिंध प्रदेश में, देवल बंदरगाह है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जो ये नाव जा रही होती है उनको यहाँ की जो जनजाति हैं मेड और कुरक जनजाति, इस पर नाव पर लूट लेते हैं और इस पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये जो स्थिति है फ्रेंड 708 की घटना है ये। तो इसके लिए जो इराकी गवर्नर, जब ये नाव लूट ली जाती है तो यहाँ के जो दमिश्क के खलीफा हैं वलीद, वो बहुत नाराज़ होते हैं और यहाँ के जो राजा हैं दाहिर, उनसे कहते हैं कि आप इन पर जो कुरक और मेड जनजाति हैं इन पर कार्रवाई करें। तो इसमें दाहिर कहते हैं कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए मैं इन पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। तो ये सुनकर जो दमिश्क के खलीफा वलीद हैं वो इनसे नाराज़ होते हैं और इन पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगते हैं। तो ये स्थिति हो गई फ्रेंड। तो इसका रीज़न आपको पता चल गया होगा कि 708 में नाव लूटी है और इसके लिए आक्रमण की अब तैयारी हो चुकी है सिंध प्रदेश पर। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, जो खलीफा वलीद हैं वो इराकी गवर्नर हजाज से कहते हैं कि आप इन पर कार्रवाई करें। और तो जो खलीफा वलीद है वो सिंध प्रदेश पर आक्रमण के लिए इराकी गवर्नर हजाज से कहते हैं कि इस पर आक्रमण करें। तो इसमें फिर जो हजाज हैं उनके सेनापति हैं उबदेला, वो आक्रमण करते हैं। ये करते हैं 711 ईस्वी में करते हैं और उबदेला को बुरी तरह से हरा देते हैं राजा दाहिर। फिर बुदेल करते हैं, फिर बुदेल का भी असफल रहता है, लेकिन सफल जो आक्रमण होता है वो 712 में होता है मोहम्मद बिन कासिम का। तो हम इनकी स्थिति देखते हैं फ्रेंड। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध प्रदेश पर आक्रमण करते हैं, तो सिंध प्रदेश में देखें जो आक्रमण के लिए सिंध प्रदेश पर 4 रास्ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो 4 रास्ते कौन कौन से इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो एक क्षेत्र है फ्रेंड ये देवल क्षेत्र, ये बंदरगाह के थ्रू होकर आप सिंध प्रदेश में घुस सकते हैं। दूसरा रास्ता फिर या मरकान के रास्ते होते हैं, आप सिंध में जा सकते हैं, या फिर आप खैबर दर्रा है उससे यहाँ जा सकते हैं, या फिर एक बोलन दर्रा है इसके थ्रू आप इसमें इंटर कर सकते हैं। तो इन 4 रास्तों से इसमें सिंध प्रदेश में जा सकता था। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है वो देवल के रास्ते को चुनता है, क्योंकि मेड और कुरक जनजाति यही थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने देखा कि पहले क्यों ना इनको सबक सिखाया जाए। तो ये समुद्र के रास्ते आते हैं देवल क्षेत्र पर। तो देवल के क्षेत्र पर हैं कुरग और मेड जनजाति। वहाँ से जो भी 17 वर्ष से ऊपर कोई भी पुरुष था उनको सभी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, पूरी तरह नरसंहार होता है। और 17 वर्ष से कम और महिलाओं को इसमें बंदी बना लिया जाता है। फिर मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते हैं नीरून क्षेत्र पर। वहाँ के जो बौद्ध हैं, इस क्षेत्र में नीरून में बहुत से बौद्ध थे, वो आत्मसमर्पण कर देते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। तो
तो इसलिए फिर ये मोहम्मद बिन कासिम है वहाँ आक्रमण नहीं करते हैं, फिर आगे बढ़। और इसी क्षेत्र में है फ्रेंड बजहरा। बजहरा है जो राजा दाहिर है उनके भाई हैं बजहरा। तो वहाँ से भागकर ये नीरून के क्षेत्र से सहयावान में छुप जाते हैं। तो वहाँ उन्होंने शरण ली और फिर जो मोहम्मद बिन कासिम है सहवान पहुँचते हैं, वहाँ भी पूरी तरह नरसंहार होता है और बजहरा को मार दिया जाता है। तो फिर और यहाँ का जो सहवान का मुखिया है, जाटों का मुखिया है काक, तो उसको पूरी तरह से पराजित कर देते हैं मोहम्मद बिन कासिम। और फिर काक भी आत्मसमर्पण कर देता है मोहम्मद बिन कासिम के आगे। और फिर आगे इसकी जो राजा को दाहिर को हराने के लिए सहायता करता है काक मोहम्मद बिन कासिम की। तो हम देखते हैं फ्रेंड, अब आगे जो मोहम्मद बिन कासिम की आगे सेना बढ़ती है, तो देखें फ्रेंड ये सभी सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर हैं। पश्चिमी तट की घटनाएं हैं ये क्षेत्र नीरून सहवान। लेकिन अभी तक मोहम्मद बिन कासिम सिंधु नदी को पार नहीं किया है। अब आगे बढ़ेगा जब मोहम्मद बिन कासिम अब करेगा यहाँ से सिंधु नदी को पार। तो सिंधु नदी को पार करता है तो यहाँ से जो मोहम्मद बिन कासिम है जो नावों की पूरी पुलहा बना देता है और उससे थ्रू एक बेड़ा बना देता है और उससे इसकी सेना पार करती है सिंधु नदी को। और जो राजा दाहिर है, तो राजा दाहिर, मैं फ्रेंड एक बार यहाँ रोकना चाहूँगा इस चीज़ को कि मैं थोड़ा बहुत आपको दाहिर के बारे में बता देता हूँ। दाहिर कहाँ से आया है, कैसे इनका साम्राज्य है। तो दाहिर एक ब्राह्मण है, ठीक है। तो यहाँ पहले जो शासन था फ्रेंड, जो राय वंश का एक बौद्ध धर्म का शासन था, साहसी शासक था, उसका शासन था। उसकी एक बेगम थी लाड। तो साहसी की मृत्यु हो जाती है और साहसी का मंत्री है चाच, कहीं इसका नाम चच भी मिलेगा क्योंकि, और इस ग्रंथ की जो हमें इसकी सभी जानकारी है वो चचनामा ग्रंथ में मिलती है, यानी इसका नाम चचनामा भी कहीं दिया गया है, चच, ठीक है। तो चच क्या करता है, जो साहसी का मंत्री है, और जब साहसी की मृत्यु हो जाती है तो चच लाड बेगम से शादी कर लेता है। लाड से शादी करने के बाद सभी अधिकार अभी अपने क्षेत्र में ले लेता है। और इसका चच का भाई है चंदर। चंदर का पुत्र था दाहिर, ठीक है। यानी हम कहें जो दाहिर है वो उस चच का भतीजा है, ठीक है। और ये जो दाहिर है अब इसका शासन चल रहा है और इसी के काल में होता है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। तो आप ये समझ गए होंगे फ्रेंड कि चच और ये दाहिर कहाँ से आया है। तो ये चच का भतीजा है और यहीं से, और ये एक ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण वंश का यहाँ शासन चल रहा है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ब्राह्मण, और इसलिए जो इन्होंने राजधानी बना रखी है अपनी ब्राह्मणवाद है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे देखते हैं, जो राजा दाहिर है वहाँ अब यह इस क्षेत्र में आ रहा होता है फ्रेंड, यानी यहाँ पर होता है ये रावर में राजा दाहिर। तो जब इसकी सेना सिंधु नदी को पार करती है और बहुत बड़ी सेना होती है क्योंकि इसमें काक का समर्पण भी मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इतनी बड़ी सेना देखकर राजा दाहिर डर जाते हैं और फिर इनके बीच में रावर का युद्ध होता है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में। इसमें राजा दाहिर पूरी तरह से हार जाते हैं और यही इनको मार दिया जाता है दाहिर को। तो इसकी जो पत्नी है, आप देखेंगे हम, इनकी पत्नी दाहिर की यहाँ मृत्यु हो जाती है तो इनकी पत्नी है रानी बाई, वो जौहर कर लेती हैं। तो जौहर करने के बाद फिर जो मोहम्मद बिन कासिम है इसकी राजधानी ब्राह्मणवाद में पहुंचता है और वहां रानी लक्ष्मी, रानी लाडी, सूर्य देवी और परिमल देवी सभी को बंदी बना लेता है। तो ये फ्रेंड हमने इस क्षेत्र के बारे में, इसके युद्ध के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे हम आगे की कहानी नहीं, आगे की हिस्ट्री। तो आगे की देखें हम,
तो आगे की हिस्ट्री में क्या होता है, फिर ये मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में इन पर सभी पर कब्जा कर लिया। फिर जो है 713 में आक्रमण करता है फ्रेंड ये मुल्तान पर। मुल्तान है ये रावी और सतलुजी जो नदी है उनके केंद्र उनके बीच में स्थित था मुल्तान, और मुल्तान से होता है इसे बहुत सारा सोना प्राप्त, और इसलिए मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वर्ण नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ बहुत सा सोना अधिक पाया, और यहाँ से लूटकर और इन सभी रानी और उन सभी को बंदी बनाकर ये ले जाता है अपने क्षेत्र में दमिश्क। और अब यहाँ स्थिति देखते हैं फ्रेंड, दमिश्क की अब क्या हो चुकी है, स्थिति अब बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ जो खलीफा वलीद थे वे चेंज हो चुके हैं। अब खलीफा कौन बने चुके हैं, सुलेमान, जो कि वलीद के भाई हैं। सुलेमान अब वहाँ के खलीफा है। तो खलीफा वहाँ के हैं, तो वे जो रानी थी उनको सभी को भेंट करते हैं सुलेमान को। तो सुलेमान को भेंट करने पर तो इस पर क्या करती हैं, जो सुलेमान की बेटी हैं वह आरोप मढ़ देती हैं इस पर मोहम्मद बिन कासिम पर। एक बात और मैं बता देता हूँ फ्रेंड, सुलेमान और हजाज एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो मैंने बताया और जो मोहम्मद बिन कासिम है, मैंने ये बताया नहीं होगा फ्रेंड कि मोहम्मद बिन कासिम ये इराकी हजाज के क्या हैं, दामाद हैं। तो दामाद भी हैं, और ये जब ये आक्रमण करने गया था ये 17 वर्ष का था ओनली फ्रेंड, 17 वर्ष का था, और इसने ये सिंध प्रदेश को जीत लिया था। तो 712 ईस्वी में गया, और इराकी हजाज का ये दामाद है मोहम्मद बिन कासिम। तो अगर ये एक दूसरे के दुश्मन हैं सुलेमान और हजाज, ये भी आप तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि मीर कासिम की और सुलेमान की भी नहीं बनती होंगी, ठीक है। तो ये भी इनके संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इसमें जो सुलेमान है, जब इसकी बेटियां भी इस पर आरोप मढ़ देती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो ये बेगम ले गया था, इन जो ये रानियों को लेकर गया था, इनका कोमूर भंग कर दिया है इन्होंने। कोमूर का आप समझ सकते हो, कोमूर भंग कर दिया है। तो इस तरीके से सुलेमान को ये सुनने पर ये क्या करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को इसे मृत्यु का दंड देते हैं, और इसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। और फिर बाद में इसकी बेटियों और इससे जो रानियों, इनसे पीछे फिर इसे सच्चाई का पता चलता है सुलेमान को। तो ये अपनी बेटियों और इन रानियों को सभी को मृत्यु दंड दे देता है सुलेमान, ठीक है। तो ये हमने इसकी स्थिति और इसके युद्ध समझे फ्रेंड। अब हम समझेंगे कि जब इन अरब वासियों का सिंध प्रदेश पर यानी भारत पर आक्रमण हुआ, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ा भारत पर। तो इसमें हम प्रभाव देखें, और इसमें हम देखते हैं फ्रेंड, जब भारत पर इनका सिंध प्रदेशियों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण हुआ था, तो कश्मीर में कारकोट वंश का शासन चल रहा था। और यहाँ देखें हम दक्षिण में, तो एक चालुक्यों के वंश राजा थे विजयादित्य, और पल्लव के शासक थे नरसिंह वर्मन। तो इन्होंने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन ये आक्रमण नहीं रोक पाए और न ही जीत पाए। तो ये इसकी स्थिति थी। अब समझते हैं फ्रेंड कि जब इसके आक्रमण हुए तो इस पर क्या प्रभाव, हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसके मैंने प्रभाव के ये लिख रखे हैं फ्रेंड कि भारत में पहली बार इस्लाम का प्रवेश हुआ। तो इस पर एक तो पहला प्रभाव क्या पड़ा, भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ, और और मैं ये बता देता हूँ फ्रेंड, एक चीज़ और आपको मैं बताना भूल गया। जो ये सभी जानकारी है, मैं एक फारसी ग्रंथ है चचनामा, उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये लिख रखा फ्रेंड, फारसी ग्रंथ स्रोत है इसकी। हमें सभी जो मोहम्मद बिन कासिम ने जब अरबों का आक्रमण हुआ, तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, चचनामा से। और हिंद और हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ। ये सिंधु नदी को हिंदू कह के संबोधित करते थे।
यहीं हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। अरब वासियों का और इसमें फिर क्या प्रभाव देखने को मिले हैं। खजूर की खेती, ऊंट का पालन भारत में आरंभ हुआ। पहली बार भारत में जजिया कर लगाया। तो मैंने जो क्षेत्र था सैलवान, वहाँ ही इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगा दिया था। जैसे यहाँ लिख रखा फ्रेंड, जजिया कर इन्होंने सहवान के क्षेत्रों ने स्वीकार कर लिया था, यानी जजिया कर लगा। और फिर पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत जैसे ग्रंथों का जो अरबी अनुवाद हुआ, और ये जो ब्रह्म सिद्धांत है ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई किताब, इनको अरब क्षेत्र में ले जाया गया और वहाँ अरबी में अनुवाद हुआ। और ये शिक्षा जो भारतीय खगोल का भी विस्तार हुआ। जो भारतीय खगोल था, इसका जो ज्ञान था, ये फ्रेंड आगे जो पहले अरब क्षेत्र में गया और अरब से फिर ये गया फ्रेंड यूरोप महाद्वीप, यूरोप के देशों में गया। यानी भारतीय ज्ञान का फिर सब अरब में और यूरोप में विस्तार हुआ। और सबसे पहले दिरहम नाम का सिक्का भी, और इसमें क्या किया गया, इन्होंने सिंध प्रदेश में दिरहम नाम का सिक्का चलाया। और इसी से प्रेरित होकर, इसी प्रेरणा को प्रेरित होकर जो है गजनवी और गोरी भारत पर आक्रमण करते हैं और भारतीय राजा को पराजित कर यहाँ शासन स्थापित करते हैं। और ये सब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।